जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास के 24 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता या अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पढ़ाने की उत्सुकता। पढ़ाने की उत्सुकता। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, यूनिक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? देखिए ऑप्शन है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। सीटेट 2011 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो देखिए स्नेह भी होगा, विश्वास भी होगा, सम्मान भी होगा, यानी ये सभी हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड टेट परीक्षा में पूछा गया है। अगला है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? तो प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। चलिए आगे बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। देखिए उत्तराखंड टेट परीक्षा में पूछा गया है। देखिए अगला है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो देखिए शिक्षक को हमेशा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बालक का विकास परिणाम क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का है या आर्थिक कारकों का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए इसमें जो शिक्षक है, ठीक है, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ठीक है, यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। अगला है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र जो है वो है आपका ऑप्शन डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ये भी यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। अगला है प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? तो देखिए प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है, समझने में। ठीक है, ये भी यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। 12 नंबर देखिए कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा बाल मनोविज्ञान की, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति की या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों में से कोई ऑप्शन दिया रहेगा तो इसको जरूर मारिएगा, यदि ये नहीं रहेगा तो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए ये भी यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। अगला है माइंड मैपिंग यानी मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? तो देखिए माइंड मैपिंग जो होता है इसका आंसर होता है मन के कार्य का अन्वेषण करना। ठीक है, देखिए ये भी यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। अगला है मनोविज्ञान के अनुसार
बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो मनोविज्ञान के अनुसार सबसे जटिल अवस्था जो है वो किशोर अवस्था है। ठीक है, बीटेट 2011 में पूछा गया था। देखिए अगला है एक पीटी, ठीक है, शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण की को सुधारना चाहता है। तो निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण यानी फील्डिंग का अधिक अभ्यास करवाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए बाल विकास का जो सिद्धांत है वो है आपका ऑप्शन ए, विकास जो है परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोनी क्रिया की वजह से घटित होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए बाल विकास का एक जो सिद्धांत नहीं है वो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा तथ्यात्मक जानकारी देकर। चलिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? इसको मिटा दिया अभी। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, देखिए वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो इस अवस्था को कहते हैं आपका ऑप्शन ए, डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखिए तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? आरटेट पेपर 1 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक आंतरिकता, व्यक्तिगत विधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रक्षात्मक तांत्रिकता। चलिए आगे है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए यूपीटेट पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को परिभाषित किया है? किशोर अवस्था वह काल है या अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आईपी डेविस ने। अंतिम सवाल आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा।